नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। OROP संबंधी हमारी मिशन की लड़ाई के लिए, मिशन को कामयाब बनाने के लिए वीडियोज बनाए जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है। अब तक 9 दौरे पूरे उत्तराखंड के ही अकेले हो चुके हैं और 10वां दौरा अभी विकास नगर देहरादून सेलाकुई में 30 तारीख को है। तो धन्यवाद आप सभी का। स्टेज पर होने वाले प्रोग्राम को बहुत सारे लोग लाइक एंड शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें बताई जाती हैं उसमें व्यूज कम आते हैं। लेकिन कम ही सही, लेकिन जो लोग देखते हैं वो डीपली देखते हैं। अगर 100 लोग भी अच्छी प्रकार समझते हैं और 100 लोग अपने अपने संगठनों को बेहतर तरीके से समझा सकें, तो जब भी टेबल पर गवर्नमेंट बुलाएगी हमारा पॉइंट कोई डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। हम ऐसा अस्त्र तैयार करें अपने तर्कश में जिसकी काट किसी के पास न हो। ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट बहुत चालाकी से गेम खेलती है, उसी का मैं आज इस नए एपिसोड, अभी तक 6 CPC के एपिसोड हुए थे, सर्जरी ऑफ 6 CPC 6 पार्ट में, और 7 CPC का पहला कॉन्सेप्ट ऑफ 7 CPC। अब मिस्ट्री ऑफ 7 CPC पार्ट 1 आज शुरू हो रहा है। पार्ट 1 की कमियों को ध्यान दीजिएगा। 3 उन्होंने पे बैंडों को बांटते समय पे बैंड 1 को 1 से 5 C ग्रुप नाम दिया, पे बैंड 2 5A से 9 B ग्रुप नाम दिया गया है, पे बैंड 3 10 to 11 10B 11 एंड देन पे बैंड 4 12A से लेकर 14 तक, ये सब A ग्रुप में है। इसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री नंबर 1 उन्होंने उनके आगे लिखा है CDM, यानी जो सिविल के लिए उस पर C, जो डिफेंस के लिए उस पर D और M फॉर MNS के लिए, जो तीनों के लिए लिखा है उस पर CDM लिखा होगा। इसी प्रकार में L4 लेवल 4 2400 का ग्रेड, नायक साहब का जो ग्रेड है वो सिविल ग्रेड है, नायक साहब का ग्रेड है ही नहीं, तो नायक की शुरुआत वहां से कैसे, और क्योंकि आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे डाउनफॉल किया जाता है। आगे चलते हैं। पहली मिस्ट्री, नायक का लेवल 4 2400 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सिविल ग्रेड है। ये बहुत बड़ी विसंगति और कोर्ट में रखने लायक पॉइंट है। उसके बाद हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप आते हैं 15, और हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप प्लस में आते हैं 16, अपेक्स में 17, जो हमारे वॉइस चीफ एंड देन सेक्रेटरी 18। तो आगे चलते हैं। फैक्टर सिपाही टू हवलदार 2.57, नायब सूबेदार टू SM 2.62, लेफ्टिनेंट टू मेजर साहब 2.67, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से ब्रिगेडियर साहब 2.57। इसी प्रकार हैक एंड हैक प्लस में 2.72 का फैक्टर लगता है। अपेक्स जिसको आप 2.81 का दिया गया वो केवल 1 है, वो है हमारे बॉयज चीफ साहब। देन सेक्रेटरीट लेवल जो हमारे सचिव स्तरीय वेतन जो हमारे चीफ साहब लेते हैं उनका भी 2.81 नहीं है, वो है 2.78। सुविधा के लिए पहले ही बता दिया, सिविल डिफेंस MNS अलग अलग 3 कैटेगरीज बनाए गए और कॉम्पैक्ट पे स्केल दिया गया, ताकि जवान जैसे 6 पे कमीशन में आपका 5200 से लेकर 20,200 का पे बैंड, किसकी नौकरी कितनी है, कौन कहां तक जाएगा नहीं जाएगा, ये डिफाइन नहीं था। बोला हम डिफाइन करके दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट करके दे रहे हैं, तो बोला 24 हम डिफेंस को इसलिए दे रहे हैं, सिविल को दे रहे हैं 40, 15 मिनिमम नौकरी, 33 मैक्सिमम, दोनों को जोड़ो 48, उसका 2 से डिवाइड कर दो तो वो 24 निकलता है। इस प्रकार से बैकग्राउंड एंड अप्रोच ऑफ 7th CPC बनती है, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया है 612 के संदर्भ में। इसमें बोला डिफेंस सेक्टर की व्याख्या अलग संदर्भ में की है, जैसे मैट्रिक्स नंबर 1, जिसमें वेतन संरचना पर लागू होने वाले सिद्धांतों को विकसित करना और बदलाव की सिफारिश करना लागू है। 6113 के संदर्भ में दिया है वेतन संबंधी मुद्दों में पिछले वेतन आयोगों का कार्य क्षेत्र इसके फोकस की अवधि में भिन्न रहा है। जैसे 5th पे कमीशन को एक अच्छा आधार उन्होंने माना है। भिन्न कहने का मतलब 5th पे कमीशन ने एक अच्छा स्केल निकाला था, लेकिन इंडेक्स पब्लिक इंक्रीजमेंट कम कर दिए थे, जो कि 15 ही थे, ज्यादा होने चाहिए थे। हमने उसे को ब्रॉड करके एक हिस्टोरिकल टर्म में नापा है और जिसे हमने 24 इंक्रीजमेंट का कर दिया है। ये सबसे बड़ा अप्रोच अपना सफलता से 7 CPC बता रही है। आने वाले वीडियोज में और इस वीडियो में कवर हो जाएगा क्या वो हमारे लिए सही था, क्या सिपाही 24 इंक्रीजमेंट पर जाता है, क्यों वो 15 साल में 33,100
और 17 साल में 35,300 से ऊपर जा ही नहीं पाता है। जबकि 20 साल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब पे बैंड 3 को छोड़ देते हैं मिनिमम सर्विस में, 1,43,000 उनका बेसिक होता है। मेजर साहब का टोटल बेसिक है लास्ट 24 घंटे 1,35,000। यानी कि जब भी एसीपी के दौरान आपका रनिंग पे बैंड में आप स्टेप अप ग्रेड अप हो तो पिछला लेवल अब्लिक बैंड आपका क्रॉस हो जाए, ये नियम है जो हम पर लागू ही नहीं हुआ। आगे चलकर देखते हैं। तो अप्रोच फॉलोड बाय 7 सीपीसी में वो सभी पे कमीशनों के हवाले एक एक करके देता है। पोस्ट वार पे कमीशन जहां पर आपको नॉन स्किल लेबर कहा गया है, और ऑफिसर इक्वल टू जेटीएस क्लास ए ऑब्लिक आईपीएस। रघुरैया कमेटी जी बोलते हैं सेम एज एवर, लेकिन बट सोल्जर इज सम अप्रूव पैरेलल विथ सेमी स्किल्ड इंडस्ट्रियल लेबर। रमैया कमेटी कहती है महान लोकतंत्र देश की महानता के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले वर्ग के लिए क्या सम्मान मिला, इंडस्ट्रियल लेबर। ओके। थर्ड सीपीसी 1973 की कहती है कि आर्मी सिविल सबको एक साथ मिला दिया गया है। जैसे दोनों कमेटी थी, कमीशन भी था, बहुत भी बता चुका हूं। यहां पर तुलना की गई है जेटीएस 700 तो सेकेंड लेफ्टिनेंट 750 इन्हें डिस्टर्बेंस अलाउंस के तौर पर वेतन में शामिल किया गया। अलग से अलाउंस नहीं रखा, वेतन में शामिल करो ताकि उसको डी भी मिल सके और पेंशन में भी फायदा रहे। और 3 साल बाद बोला इन्फेंट्री सोल्जर जो आप यहां पर मान रहे हैं उसको फुली स्किल माना जाए सिविल वर्कर के बारे में, नहीं तो वह सेमी स्किल और स्किल के बीच का माना गया है। और यहां पर उसे 5% अतिरिक्त वेतन देने की बात हुई थी थर्ड सीपीसी में। फोर्थ सीपीसी कहता है ऑफिसर्स ने इंटीग्रेटेड पे स्केल मांगा, जिसमें लंबी चौड़े बयान में 6 सीपीसी में कर सकता हूँ 2300 से 5100 तक ब्रिगेडियर साहब तक, उसके बाद हेड ग्रुप शुरू हो जाता था। ड्यूटी ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर को दिया है कि किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वह एक स्पेसिफिक ड्यूटी चार्टर है जिसकी तुलना सामान्य से की नहीं जा सकती है। तो वहां पर 930 सिपाही का वेतन शुरू हुआ था, 15 2 साल के इंक्रीजमेंट लगते थे, फिर वही सेमी स्किल और नॉन स्किल वाले जब 3 साल में स्किल हो जाता था और तब 20 के लगते थे। और ऊपर लाइन लिखते हैं कि उसकी तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए, ये भी एक फैक्टर तब भी गलत ही था और तोला नहीं गया ठीक से। फिफ्थ सीपीसी कहती है कि 2 कैटेगरी में वेतन नहीं देंगे, आपको भी फिक्स देंगे, क्योंकि रनिंग पेमेंट चौथा था, ऑफिसर्स की बात हो रही है। रेगुलर पे स्केल मंजूर किया और मैकेनिज्म देंगे, बोला एसीपी एक ऐसा टूल देंगे। फिफ्थ में सिविलियन के लिए भी था 12 साल 24 साल, हमारी याद नहीं की तब भी फिफ्थ सीपीसी में। और सेकंड लेफ्टिनेंट को तोड़ के लेफ्टिनेंट बना देंगे, बोला मर्ज कर देंगे, अपग्रेड करेंगे और जल्दी आप 25 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन जाओगे। तो रैंक भी जो फोर्थ में 200 थी उसको फिफ्थ में 400 कर दिया। हर एक डिटेल बता नहीं पा रहा हूं। और ग्रुपों को मर्ज करके XYZ बना दिया। इसमें क्या विसंगति थी क्या नहीं थी और वो मैं आपको बता चुका हूं। 6 सीपीसी में X और Y दोनों ग्रुप रहे, X ग्रुप पे 1400 कर दिया गया है और वो विसंगतियां मैं 6 में कवर कर चुका था। तो प्रोसीजर एडॉप्ट बाय 7 सीपीसी अब आपके वेतन के लिए क्या करता है, 6.1.5 के संदर्भ में आयोग के संदर्भ शर्तों के साथ साथ क्षेत्र की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा बलों के संबंध में आने वाले मुद्दों की जांच की कैसे कैसे। एक तो बिठाई GSM ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम, जिसने एयरफोर्स नेवी और थल सेना के हवाले दिए। कहीं किसी ने यह साबित नहीं किया कि नौकरी उनकी लगभग सिविल के समान है। 57 साल नौकरी करता है एयरफोर्स और नेवी का जवान। उनकी 2 बड़ी समस्याएं, नंबर 1 ग्रेड अप नहीं है, अपग्रेड, दूसरा MSP। हमारी 3 समस्याएं MSCP 8, 16, 24, हमारी नौकरियां उतनी नहीं है। इन चीजों को ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम ने देखना चाहिए था। एक दूसरी विसंगति आपको बता दूं। उसके बाद IDSA इंडस्ट्रियल ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने विभिन्न प्रकृति माता रक्षा बलों को पेंशन भोगियों के हर एक चीज देगी। लेह लद्दाख गई, अंडमान निकोबार गए, विभिन्न पीस स्टेशन है, फील्ड में जाकर जहां जहां फौजी कंडीशनें होती हैं उन्हें यूनिक कंडीशनें देखी। क्या क्या उनने यूनिक देखा। यूनिक सेना में बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत धन्यवाद साहब, आपने ऐसा यूनिक देखा कि आपने मिलिट्री सर्विस तक बराबर या इक्वल के लगभग ला नहीं पाए, जबकि आपने कंडीशनें देखी होंगी लेह लद्दाख से बॉर्डर तक। उसके अलावा आपने एजुकेशन कंडीशन देखी, वेरी गुड साहब, बहुत ही अच्छा कंडीशन आपने देखी। वहां पर आपने आर्मी के जवान को 8 पास, नेवी के जवान और एयरफोर्स के जवान को हाई स्कूल दिखा रखा है। इसी प्रकार से 16 से 182 वीक ट्रेनिंग आर्मी की, 25 से 77 वीक नेवी की, 72 से 76 वीक एयरफोर्स की दिखा रखी थी। उसके आधार पर आपने
उनके ग्रेड तय करे। और बहुत अच्छा सा लेवल 3 से ऊपर आप सैनिक को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि एजुकेशन ग्रेड आपका बहुत नहीं। आगे जाकर बताऊंगा कि एजुकेशन के 30%, प्रोफेशन के 40%, 70 हो गए, 10 हो गया वर्किंग इन्वायरमेंट, 80, 10 हो गया लीडरशिप, 10 हो गया स्पेशल ड्यूटी, लगभग 100 हो गए। यदि आप एजुकेशन को हाई स्कूल या इंटर रखते तो कम से कम उसका ग्रेड अप हो जाता है। समय ज्यादा हो रहा है, इसी को एक्सप्लेन करूंगा। यदि 12 पास ऑफिसर्स एनडीए के थ्रू आता है तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होता है और उनको ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती है। 1 साल लगभग सैनिक अपने ट्रेनिंग सेंटरों में रहता है। उससे पहले भर्ती होने से पहले उसका डीपली मेडिकल होता है। बहुत तगड़े फिजिकल टेस्ट होते हैं जो फिजिकल टेस्ट ऑफिसर के नहीं होते, उनका अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो मुझे ये बताइए, एनी ट्रेनिंग सेंटर, मेरा ट्रेनिंग सेंटर जीआरआरसी लैंसडाउन, क्या हेमंत नंदन भगोड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कि वो एक जवान को कम से कम इंटर की डिग्री दे? इंटर तो वैसे होता ही होता है, बीए एंड इक्विवेलेंट, जैसे आप ज्ञानदीप की बात करते हो, तो कम से कम उसका ग्रेड अप जरूर होता है। ये सभी सेंटरों की बात है और इसी मिस्ट्री को, ये पार्ट 1 है, आगे जाकर अन्य एपिसोडों में कवर किया जाएगा। एक साथ सभी बातें कवर नहीं होती हैं। आप बने रहिए, अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा मैं कि हवलदार और नायब सूबेदार को अपग्रेड क्यों नहीं किया और क्या बेतुका उन्होंने वहां पर अपना तर्क दिया है जो वैलिड ही नहीं है। उसे जरूर सुनेगा, बने रहेगा, इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।